चले भाई, आज से हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मेन एम ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट को इतना समझना है कि जब हम अपना टेंसरफ्लो जेएस या टेंसरफ्लो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो हम अपने छोटे मोटे मॉडल्स बना के उनको वेब ऐप या वैसे ही टेस्ट कर सकें। और बेसिकली वो भी जैसे जावास्क्रिप्ट का काम टेंसरफ्लो में चल रहा होगा, तो वहाँ हम इसको समझ सकें। तो हम शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन से। जावास्क्रिप्ट जब हमारी इनिशियली क्रिएट हुई थी, वो हमारी वेबसाइट्स को लाइव या वेब पेजेस को अलाइव करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब कि हम वेब पेजेस पे कोई दूसरा फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे जो नाम बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो उसके प्रोग्राम को स्क्रिप्ट्स कहते हैं, जो कि हम HTML में कहीं भी लिख सकते हैं। वो बाद में देखेंगे, उसकी भी कुछ तमीज से तरीके होते हैं लिखने के। और फिर वो क्या होता है, जैसे ही हमारा HTML का पेज लोड होता है, हमारी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट की और जावा की बात करें तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं अपना पेन ले आता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी रहे। कलर, हाँ। तो जावा स्क्रिप्ट वर्सेस जावा, तो ये दोनों टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जो हमारे पास जावा है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो हम बेसिकली अगर बोले तो जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट कहते क्यों? जब जावा स्क्रिप्ट बनी थी, इसका इनिशियल नाम था लाइव स्क्रिप्ट। ये उसको नाम दिया था। बस जिन दिनों में ये जावास्क्रिप्ट बनी थी, उन दिनों में हमारा जावा का बहुत ज्यादा बूम था, या जावा बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। तो इसके क्रिएटर्स ने सोचा क्यों ना हम इसके साथ जावा का नाम जोड़ दें, हो सकता है इसकी भी कोई वैल्यू बन जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जावा स्क्रिप्ट टोटली एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के तौर पे इवॉल्व हो गई, जिसके अपने अलग से स्टैंडर्ड है, जिनको हम ECMA कहते हैं। तो इसी वजह से हम इसको एक्मा स्क्रिप्ट भी अक्सर औकात कह देते हैं। एक्मा स्क्रिप्ट। तो जावा और जावा स्क्रिप्ट का बस इतना ही लेना देना है। आज अगर हम आज के दौर की बात करें, तो हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है, वो सिर्फ ब्राउजर्स में नहीं चलती, बल्कि सर्वर्स पे भी चलती है। या अगर हम और स्पेसिफिक होकर बात करें, हमारी जावा स्क्रिप्ट हर उस जगह चलेगी जहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम हो, जिसे हम कहते हैं जावा स्क्रिप्ट इंजन। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जावा स्क्रिप्ट के इंजन है, या जिसको हम डिफरेंट नामों से देखते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो बेसिकली अब अगर हम ब्राउजर की बात करें, तो ब्राउजर में हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट चलती है, या ब्राउजर में जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इंजन एम्बेड होता है, उसे हम कहते हैं JS वर्चुअल मशीन, क्योंकि वो एज अ वर्चुअल मशीन काम कर रहा होता है। और अगर जैसे हमें सर्वर साइड काम करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं Node.js। तो ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी डिटेल्स है। अच्छा, हमारे पास इंजन कौन कौन से होते हैं, इसमें अभी तक किसी को कोई सवाल? मेरा ख्याल से नहीं है। नहीं। बस ठीक है, क्लियर हो जाओ। सही। मैं पॉइंटर ले आता हूँ और अपने इसको बड़ा कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सी बंद करके, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के इंजन कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये तो बेसिकली वही होगा कि जावास्क्रिप्ट कोड रन करने के लिए यूज होता है। हिस्ट्री वगैरह आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो जो हमारे पास इंजन है ना इस वक्त, वो कलर चेंज करके ले आता हूँ मैं। वो एक तो V8 है, जो कि हमारे पास गूगल क्रोम, ओपरा और एज में यूज करता है। उसके बाद दूसरा जो मेजर है, वो हमारे पास है स्पाइडर मंकी, जो कि हमारे पास फायरफॉक्स मोज़रेला में यूज होता है। फिर उसके बाद एप्पल का अपना है, वो जावास्क्रिप्ट कोर के नाम से। और फिर हमारे पास चाकरा है, जो कि हम पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज किया करते थे। लेकिन बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने एज के अंदर उसको क्रोमियम को, बेसिकली जो हमारे पास V8 है बेसिकली क्रोमियम है, तो हमने क्रोमियम को उसने एम्बेड कर लिया। तो उसके बाद से अब वो भी हमारे पास V8 का इंजन यूज करता है। तो ये हमारे पास इसके इंजन की बात हो गई।
तो अब अच्छा, इंजन की बात हमने क्यों की, जब हम जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे बाज दफा हमारे पास जैसे मेंशन होगा, V8 मेंशन होगा, स्पाइडर मंकी मेंशन होगा। तो फिर ये होगा कि हमारा ये फीचर किन किन इंजन के लिए वो है, अ, चलेगा। अब बिल्कुल अगर मैं मेरे पास स्पाइडर मंकी लिखा हुआ है और मेरे पास V8 लिखा हुआ है, समझ लीजिए मेरे पास कोई एक्स फीचर है। अब वो यहाँ पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है, या यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, या डॉट लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ इस पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा। या अगर दोनों पे डॉट लगा हुआ है या दोनों पे टिक लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, दोनों पे सपोर्टेड है। तो ये बेसिकली इसका है। और फिर आर्किटेक्चरल लेवल पे भी बहुत सारे इसके डिफरेंसेस हैं, तो वो हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन बेसिकली एक इंजन काम कैसे करता है, एक इंजन, अब खैर ये तो हम देख चुके हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम किस तरह का होती है। तो इंजन बेसिकली इसका आर्किटेक्चर तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये बेसिकली काम क्या होता है, इसका सबसे पहला रोल होता है कि ये हमारे ब्राउजर में जो भी JS का कोड लिखा है उसको रीड करे। सेकंड नंबर पे इसका काम होता है कि ये इसको कंपाइल या कन्वर्ट करे इनटू मशीन कोड। अलग चीज आ गई, इनटू मशीन कोड, इनटू मशीन कोड। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये उस मशीन कोड को रन करे। अच्छा, सिर्फ इसका काम ये नहीं होता, इसका काम, इंजन का काम ये भी होता है कि ये इन तीनों स्टेप्स में ऑप्टिमाइजेशन भी लगाए। ये जारी बात है, जब आपका रीड होना तो कोड इस तरह से रीड हो कि वो ऑप्टिमाइज वे में रीड हो। आपका जब कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन के दौरान ऐसे काम हो कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो एफिशिएंटली कन्वर्ट हो। और जब रन करना है तो जारी बात है, रन तो आपकी उसकी बेस पे हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये आपका एनालाइज भी करता रहेगा कोड को साथ के साथ। अच्छा, अब हमने देख लिया यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो अब दो तरह की जावास्क्रिप्ट होती है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, एक हमारे पास चलेगी ब्राउजर पे और एक चलेगी नॉन ब्राउजर। अब इन दोनों में हमारे पास फर्क क्या होता है ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एक या अगर मैं ये कह सकूँ कि हमारा इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट क्या क्या काम करता है, तो वो हम देख लेते हैं। हमारा जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, ये इसको हम सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसका क्या मतलब है, ये हमारे लो लेवल डिटेल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब लो लेवल में जाके हमारी मेमोरी या CPU को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो इनिशियली क्रिएट किया गया था, ये ब्राउजर्स के लिए क्रिएट किया गया था, ये इस काम के लिए क्रिएट नहीं किया गया। वो अलग बात है कि जावास्क्रिप्ट की जो कैपेबिलिटीज हैं वो उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है कि जहाँ ये चल रहा है। मतलब अगर मैं नोड जेएस की बात करूँ, तो नोड जेएस में ऐसे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि हमें जावास्क्रिप्ट को रीड और राइट फाइल्स करने में भी मदद करता है। हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिकिंग में भी काम आता है, और भी इसके बहुत सारे काम। तो इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट जो है, वो हर वो काम करेगा जो कि हमारे वेब पेजेस को मैनिपुलेशन करने के लिए यूज होंगे, वेब पेज और यूजर्स के इंटरेक्शन के लिए यूज होंगे, और हमारा जो वेब सर्वर है उससे कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे। तो बेसिकली हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन ब्राउजर जावास्क्रिप्ट की, वो ये है कि वो किसी भी न्यू HTML पेज को ऐड कर सकता है, एग्जिस्टिंग पेज के कंटेंट्स चेंज कर सकता है, और उसके स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है, या कंटेंट को ही मॉडिफाई कर सकता है। वो जो भी हमारा यूजर एक्शन कर रहा है, मतलब कोई माउस पे क्लिक कर रहा है या कोई की प्रेस कर रहा है, उस पे कोई एक्शन अगर लगाया में हमने वो परफॉर्म करे, वो रिक्वेस्ट एक नेटवर्क के ओवर आपकी रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी रिमोट सर्वर से चीजें डाउनलोड करने के लिए या अपलोड करने के लिए। उसके लिए हम एजेक्स और कॉमेट ये यूज कर रहे होते हैं, ये आगे देखेंगे। फिर हम गेट और सेट, मतलब हम कुकीज सेट कर सकते हैं, यूजर से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे बाद दफा वेबसाइट पे लॉगिन हो रहे होते हैं तो वो हमसे चीजें पूछते हैं। और हम क्लाइंट साइड पे डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि लोकल स्टोरेज होती है, जो कि हमारे ब्राउजर में ही होती है। इसके बाद हमारे पास ये है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, वो जो ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट है वो क्या नहीं कर सकती। तो अच्छा, इन चीजों को या जो जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर्स है उन्होंने इसलिए लिमिट किया है ताकि कि आपकी यूजर की सेफ्टी रहे। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो पेज है वो हमारी इजाजत के बगैर, अब ये
अब ये हो गया कि हमारी इजाजत के बगैर वो डायरेक्टली आपकी हार्ड डिस्क में कोई चीज कॉपी नहीं कर सकता, वहां पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, या कोई भी ओएस के फंक्शनैलिटी को डायरेक्ट जाके नहीं कर सकता। हालांकि हमारे जो मॉडर्न ब्राउजर है ये हमें अलाउ करते हैं कि हम फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं, बट एक्सेस लिमिटेड होता है, और अनटिल जब तक हमारा यूजर उसकी एक्सेस प्रोवाइड ना करे तो ये नहीं करता। अच्छा, जिनमें अगर फाइल की ऑपरेशंस की बात करें तो ड्रैग एंड ड्रॉप की हम फाइल यूज कर रहे होते हैं, ये एक कॉमन सी चीज है इसके अंदर। फिर दूसरा, कैमरा और माइक्रोफोन्स की डिवाइसेस से जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो भी अगेन यूजर्स की परमिशन के बगैर नहीं होता। तो जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड पेज है ये डायरेक्टली आपकी किसी चीज में स्नीक इन नहीं कर सकता, आपके वेब कैमरा में स्नीक इन नहीं कर सकता, या आपकी सराउंडिंग में कोई चीज भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। सेकेंडली, अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंट टैब्स खुले हुए हैं, मैं पॉइंट में आ जाऊँ। अब बिल्कुल जैसे मेरे पास ये एक टैब खुला है, ये एक टैब खुला है, ये टैब टैब खुला है, तो इनमें से कोई टैब भी आपस में एक दूसरे से उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करता, या इन जनरली अगर मैं बात करूँ, ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा होता है। अगर ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पॉलिसी कहलाती है, मैं इसको लिख लेता हूँ, सेम क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी। अगर हमें दो टैब्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो इसके थ्रू करेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एक स्पेसिफाइड जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं जो कि दोनों के अंदर होता है, और उसके बाद क्या होता है, इन दोनों पेजेस को एग्री करना होता है वो किस टर्म्स पे डेटा एक्सचेंज करेंगे। ये हम बाद में आगे जाके इसको देखेंगे अभी कि हम कैसे इस तरह कर रहे हैं। तो बेसिकली ये यूजर की सेफ्टी की होता है। बिल्कुल अगर मैंने एक टैब में जीमेल खोला हुआ है और दूसरे में फेसबुक खोला हुआ है, तीसरे में कोई XYZ प्रोफाइल खोली हुई है, अगर ये आपस में एक दूसरे का डेटा रीड करने लग जाए तो ये बड़ा मसले वाला काम है और काम खराब करने वाला काम हो जाए। तो इसलिए ना हमारे जो जावास्क्रिप्ट का जो ब्राउजर्स होते हैं वो इस तरह के कुछ रूल्स को फॉलो लाजमी करते हैं। अभी तक कोई सवाल इसमें? ये पॉलिसी क्या होती है फिर? ये पॉलिसी, मैंने क्या बोला, इसके कुछ जावास्क्रिप्ट के ना कोड्स लिखे होते हैं अंदर, तो ये जब हम आगे जाके देखेंगे तो इसको किस तरह करना है। तो बस ये एक पॉलिसी है जिसकी बेस पे ये आपस में, और जो भी होंगे, जो भी दो पेजेस होंगे या दो से ज्यादा होंगे, उनको आपस में एग्री करना चाहिए कि वो इस टर्म्स पे अपनी डेटा एक्सचेंज करेंगे। वो फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह होगा। अभी नहीं, वो आगे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स में जाके होगा जहाँ हम एसिंक्रोनस वगैरह देखेंगे। और कोई का अच्छा, ओके। सवाल? और बस इसकी जो पीछे आपने बताया है जावास्क्रिप्ट के बारे में कि वो हम्म। रन दो डिफरेंट जगह पे होता है, उसकी समझ नहीं आई। देखिए, जावास्क्रिप्ट दो डिफरेंट जगह पे रन होता है, एक हमारे ब्राउजर में और एक हमारे सिस्टम पे। सिस्टम पे कैसे रन होगा, सिस्टम पे हमें ये रन करने के लिए यूज करते हैं Node.js। ये बेसिकली आपका सिस्टम या आप सर्वर साइड कह लें, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। हमारा जो ब्राउजर में होता है वो बेसिकली नॉर्मल वाला है। फिर हम आगे भी देखेंगे, हमारे पास फिर आएंगे कॉमन जेएस और MJS, इनमें क्या फर्क होता है, फिर ये उस वक्त ही आपको क्लियर हो जाएगी चीज। अब देखें, आपके पास जावास्क्रिप्ट तो दो तरह है ना, आपने एक सर्वर साइड पे भी लिखी हुई है कुछ उसकी लॉजिक्स वगैरह, कुछ लॉजिक्स वहां इंप्लीमेंट हुई है, तो वो कैसे होंगे, वो ब्राउजर में तो नहीं होंगे। अब ब्राउजर में जो आपने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, वो दोनों अलग अलग है। अच्छा, ये जो जावास्क्रिप्ट है ये इसी तरह की लैंग्वेज है जैसे पाइथन में हम वेरिएबल में वैल्यू बिल्कुल स्टोर बिल्कुल करा लेते बिल्कुल हैं बिल्कुल, फिर एग्जैक्टली एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है, फिर कोई कोई फंक्शंस भी होते हैं और सारा सब कुछ। कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ओके। क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें पाइथन की तरह ही समझ में आएंगी, क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट है, ये भी स्क्रिप्ट है। इसमें भी फिर इसका मतलब है कि विजुअलाइजेशन होती होगी। सब, लेकिन ये बेसिकली ये इस काम के लिए नहीं बनी, हो जाती है लेकिन ये इस काम के लिए नहीं, इसका काम कुछ बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, मेनली तो ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, ऐसे है? नहीं नहीं, फ्रंट एंड बैक एंड बैक एंड? दोनों में काम आती है। फ्रंट एंड बैक अच्छा, एंड तो एंड इसका मतलब है कि ये तो एंड फिर पाइथन का तो फ्रंट एंड में कोई काम नहीं है। पाइथन का जेंगो और दूसरी चीजें फ्लास्क वगैरह इनमें काम होता है,
ओके। अब पाइथन का देखिए मेन यूज क्या है, आपका एआई में यूज है। अब एआई में मैं जावास्क्रिप्ट तो नहीं घुसा सकता ना। अब देखिए जैसे हम टेंसर फ्लो जेएस की बात कर रहे हैं, तो टेंसर फ्लो में बेसिकली काम तो कहीं ना कहीं पाइथन के थ्रू ही हो रहा होगा, लेकिन इसकी कन्वर्जन जेएस के थ्रू होके फिर हम मॉडल डिप्लॉय करेंगे। अब मॉडल जब आपने अगर डिप्लॉय करना है, तो उसको अगर हम उसमें देखें, जुपिटर नोटबुक में देखें या कोलैब में देखें, कोलैब वगैरह में आपको कैमरा एक्सेस वगैरह इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे आपने सिर्फ ब्राउजर में उसकी एप्लीकेशन रन करनी है, कैमरा एक्सेस देना है और आपका काम शुरू हो गया, तो प्रिडिक्शन वगैरह और वो सारी चीजें शुरू हो जाए। तो इस वजह से ना, ये आज के दौर में आपके लिए मस्ट है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए इन सब चीजों के साथ। अच्छा, अभी जो बात आपने बोली है कि पाइथन बेसिकली हम कोड पाइथन में करेंगे और उसको कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट में करके फिर रन करेंगे ऐसे ही मॉडल्स होता है, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, मॉडल जैसे ही होता है। ठीक है। और इसकी और भी बहुत सारी, ये तो मैंने बिल्कुल बहुत ही अजीब सी बात कर दी, लेकिन जब वो टेंसर फ्लो जेएस पढ़ रहे होंगे ना, तब वहां ज्यादा आपको लोगों को आइडिया होगा कि बेसिकली यहाँ काम कैसे चल रहा हम्म। बेसिकली अभी के लिए हम कह सकते हैं कि ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरफ काम करती है। है। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप हम्म। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आपके जो फ्लटर है या कोटलिन हो गई, ये सारे बेसिकली वो आपकी ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेज है। ये एट द एंड ऑफ द डे जाके जावास्क्रिप्ट में ही कंपाइल होती है। अगर आपको हम्म। जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तो भले आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लें या नेक्स्ट जेएस पढ़ लें, आपको कोई फायदा नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे इनको कन्वर्ट तीन फाइलों में करता है, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जेएस। और जीएस में भी अगर आपको फंक्शनैलिटी अच्छी पता होगी, तभी आप फ्रेमवर्क्स पे तमीज से काम कर पाएंगे। हम्म। और इसमें आप शानवाज भाई विजुअलाइजेशन कह रहे थे, इसमें विजुअलाइजेशन से ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग का काम ज्यादा करती है मेरे ख्याल से। नहीं, लॉजिक बिल्डिंग वगैरह और चीजें हैंडलिंग, ये अभी जब चलेंगे ना फिर पता चल जाएगा। विजुअलाइजेशन भी कुछ ना कुछ होगा, मैंने देखी है बुक्स, होगा, लेकिन लेकिन वो इतना इसमें मैंने यूज होते देखा नहीं है आज तक, वो खास विजुअलाइजेशन पता जितना वो पता है इसमें पाइथन में होता है। इसमें विजुअलाइजेशन पता है किस तरह हो सकती है। आप वेब वो वेब ऐप, सीएसएस। हाँ आप वेब ऐप बनाए और वेब ऐप बना के हम्म। उसमें आप सीएसएस विजुलाइज करें। वगैरह उसके उसके लिए सीएसएस यूज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस तरह ही होगा, उससे ना फिर आसानी से काम भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट यूनिक क्यों है, इसके अगर मैं बोलूँ कि बेसिकली तीन चीजें हैं जो इसको बिल्कुल ही अलग बनाती है। एक तो इसमें आपकी HTML और CSS की इंटीग्रेशन फुली इंटीग्रेटेड हो सकता है, चीजें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं इसके अंदर। और मेजॉरिटी ब्राउजर में ये सपोर्टेड और इनेबल्ड होती है बाय डिफॉल्ट, सब में नहीं होती, कुछ में करनी पड़ती है। तो ये तीन चीजें सिर्फ इसलिए जो आपकी अल्लाह भला करे आपका जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में है। अब अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट को मजीद यूनिक क्या चीज बनाती है, वो ये बनाती है कि इसके जो भी टूल्स हैं जो आपको वेब ब्राउजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं आप, सर्वर्स बना बना सकते हैं इसके अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और आप वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये इसके, बल्कि अगर रिएक्ट नेटिव की बात करें उस पर, तो आप iOS की एप्स भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की असल कोर ताकत ये है। तो अब बात फिर वही है कि बहुत सारे लोगों को जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स पसंद नहीं करता, या उनको सूट नहीं करता, या लोगों को अलग फीचर्स चाहिए होते हैं। तो फिर उसके लिए अब ये थोड़ी कि अब हर हर एक की पसंद की चीजें लैंग्वेज में डाली जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नई लैंग्वेजेस इन्वेंट होती है, जिनको हम ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेज क्या करते हैं, ये रन होने से पहले स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मॉडर्न टूल्स में, अब मॉडर्न टूल्स में हमारे पास ये फायदा हुआ है कि वो ट्रांसपाइलेशन का जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि मैं कोड सपोज पाइथन में लिख रहा हूँ, उसको मैं कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट में कर सकता हूँ, जिसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करते हैं आपकी मैं लिख देता हूँ। ये आपको पाइथन से जेएस में करने का काम देते हैं। फिर हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट आ जाता है, जो कि आपके इसके अंदर टाइप सेफ्टी ले आता है। उसके बाद फ्लो, जो कि आई गेस फेसबुक वालों ने बनाई है, फेसबुक वालों की बनाया हुआ ये है। और उसमें कुछ फीचर्स वगैरह और कुछ डिफरेंट चीजें ऐड कर दिया। फिर डार्ट आ जाता है, जो कि फ्लटर वगैरह में काम आता है हमारे पास। फिर कोटलिन आ जाता है, जो हमारे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में यूज होता है। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेज हैं जिसके बारे में हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कोई सवाल अभी तक किसी का? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ तो हो गया। इसके बाद जो हम जो कुछ भी करेंगे ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर या इन द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल होंगे। हम इसमें बेसिक से एडवांस या इंटरमीडिएट चीजें कवर कर देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसे रिसोर्सेज भी पता होने चाहिए कि जहाँ कल को हमें कोई चीज़ ढूंढनी पड़ जाए तो हम उसको कर लें, जिसमें हम मैनुअल्स एंड स्पेसिफिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। मैनुअल्स एंड स्पेसिफिकेशन दोनों अलग चीज़ है। अगर स्पेसिफिकेशन में हम बात करें तो मैंने मेरे ख्याल से पेज खोला हुआ है यहाँ पे, मैं इसको ले आता हूँ। हाँ, तो ये जो हमारे पास ECMA 262 है, ये हमारे पास मोस्ट इन डेप्थ डिटेल और फॉर्मलाइज इंफॉर्मेशन आपको जावास्क्रिप्ट की मिल जाएगी। जब अगर फॉर्मलाइज है तो उसका क्या मतलब है, ये बहुत डिफिकल्ट होगी टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। कोई बिगनर अगर इसको देखना चाहे उसके नहीं होंगे, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है जहाँ से आप जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई भी मालूमात दे सकते हैं, उसकी कोई भी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। अगेन, ये हर दिन के यूज के लिए नहीं है, मतलब ये अब जैसे कोई भी नया वर्जन आया है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हमारे पास एक और वेबसाइट इसकी आती है इस नाम से, एक मिनट में देख लूँ। नीचे आ जा भाई। हम्म, तो ये हमारे पास इसके आगे इसमें जो भी हर साल आपके पास नया वर्जन रिलीज होगा उसकी सारी यानी जो भी कॉन्फ्रेंसेस या इसके रिसर्च पेपर्स आते हैं उसके उसकी बेस में आपके पास क्या स्पेसिफिकेशन आई हैं वो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाती है। इसमें भी अगर मैं देखूँ स्लैश ECMA 262, देखते हैं लोडिंग में क्या आता है। तो बेसिकली इन जगहों पे ना आपके पास सारी वो आ जाएंगी कि किस साल आपके पास क्या चीज़ ऐड हुई है, हम उसको ना वहाँ जाके देख सकते हैं। वर्जन कौन सा चल रहा है, क्या है, जैसे आईमार्ट 2024 में क्या इसके अंदर चेंजेस आएंगी, 15th एडिशन आ गया है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी वो फिर हम इसकी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी फिर हम इसके वो गिटहब से जाके ये भी सारा कुछ जावा के रिलेटेड है ये दोनों वेबसाइट्स? जी जावास्क्रिप्ट, टोटली जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एक्मा असल में जावास्क्रिप्ट का जो नाम है एक्मा स्क्रिप्ट है ना, तो इसलिए जो भी एक्मा के जो स्टैंडर्ड्स आते हैं या जो प्रपोज स्टैंडर्ड आते हैं वो आपके यहाँ पे आते हैं। अब देखिए जैसे हम स्टेज 4 में आ गए हैं, तो अब स्टेज 4 के जो प्रपोजल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर जो इनकी जो भी ईयरली कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है उसमें फिर चीज़ों को फॉर्मलाइज करके ये स्टैंडर्ड्स को रिलीज कर देते हैं। ठीक हो ठीक हो गया। गया। अच्छा, फिर मैनुअल्स की बात आ जाए तो मैनुअल्स में सबसे बेहतरीन या सबसे ऑथेंटिक जो है हमारे पास MDN। MDN में आप जाएं, MDN में जावास्क्रिप्ट चलाएं, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, बिगनर टू एडवांस, एक एक चीज़ बहुत तमीज तरीके से एक्सप्लेन हर तरह से आपको मिल जाएगा। वही जो एक्मा स्क्रिप्ट की जो सारी वो मैंने बताई वो सारी यही यहाँ पे भी दी है। प्रपोजल जो आपके नए फीचर्स के होते हैं वो भी यहाँ पे दिए हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से है। अगर आपको वो देखना है तो यहाँ से देखिए, कोई भी चीज़ लिखनी है, सपोज मुझे ये देखना है कि मेरे पास MDN JS डेटा टाइप्स, तो मेरे पास ये देखिए पूरा एग्जैक्टली मेरे पास वो आ जाएगा। आपने MDN लिखना है और इसके आगे पूरा नाम लिखना है, वो आपको बता देगा कि ये इस तरह है, फिर ये इस तरह की चीजें आगे, फिर प्रिमिटिव वैल्यू बताएगा नॉन। अच्छा, यहाँ पे वहां पे हमने क्या पाइथन में देखा ना, हमारे पास स्केलर एंड नॉन स्केलर था। यहाँ पे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप होती है। प्रिमिटिव वो होती है जो आपके पास बाय डिफॉल्ट होती है, नॉन प्रिमिटिव वो होती है जो हम बाद में बनाते हैं। तो ये सारी आपके पास आ जाएंगी। फिर हमारे पास एक और वेबसाइट आती है, क्या नाम था उसका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैंने बात की थी कि हमारे इंजन पे कौन सी चीज़ कहाँ सपोर्ट करती है, तो वो बेसिकली यहाँ पे इस वेबसाइट से आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा, मतलब मेरे पास क्रोम है तो अगर क्रोम भी मेरे ख्याल से
किस डिवाइस पे चल रहा है तो उसके पास कौन सा फीचर अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ये बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी आपकी डेवलपमेंट को या आपके लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं, और जो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा उसमें भी ये बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से काम करने में आपको मदद देती हैं। एक और भी है मेरे ख्याल से, मैं अगर मुझे सही याद आ रहा हो तो, हाँ तो ये हमारे पास कंपेटेबिलिटी टेबल टेबल आ गया। ये फुली लोड हो गया तो फिर देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये हमारे पास ब्राउजर्स आ गए कि कौन सा फंक्शन कहाँ है। ये जारी बात है, जब बाद में पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि एरो फंक्शन है तो कहाँ, जो लाल है उसमें अवेलेबल नहीं होगा, जो ग्रीन है उसमें सपोर्टेड है, जो पीला वाला है मेरे ख्याल से उसमें डेप्रिशिएटेड होगा। ये देखें, बल्कि नहीं सॉरी, ये आपके देखें वो V8 आ गया, स्पाइडर मंकी आ गया, जावास्क्रिप्ट कोर आ गया जो कि उसका अल्लाह वाला करे, एप्पल का चाकरा आ गया, चाकरा एन आ गया, KGS, फिर ये इस तरह के बहुत सारे इंजन है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी चीज़ कौन से इंजन पे सपोर्टेड है। ये हम कंपेटिबिलिटीज वगैरह यहाँ से निकालते हैं। फिर हमने फिर जो सबसे मेन चीज़ आती है कि हम बेसिकली इसको काम कहाँ करेंगे। कोड एडिटर या आपका कंपाइलर वो ऐसी जगह होती है जहाँ हम कोई भी प्रोग्रामर अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। हमारे पास दो तरह के कोड एडिटर्स होते हैं, एक आपके आईडीज कहलाते हैं और एक लाइट वेट एडिटर्स कहलाते हैं। आईडीज क्या होते हैं, इसके अंदर आपके पास सब कुछ होता है, कंपाइलर भी मिलेगा, आपको अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, आपके पास यूआई होगी, आपके पास इंटेलिजेंस होगा, सब कुछ होगा। अगर मैं आईडी की बात करूँ तो वेब स्टॉर्म हो गया और विजुअल स्टूडियो हो गया, ये आपके पास आईडीज में आ जाते हैं। कोड एडिटर्स में बात करूँ तो आपका VS कोड आ जाता है। VS कोड बेसिकली आपका एक फीचर इंग्लिश टेक्स्ट एडिटर है, लोग अक्सर उसको आईडी बोल देते हैं तो बेहतर नहीं है इसकी बात करें। फिर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आ जाता है, नोट पैड प्लस प्लस आ जाता है, विम, ईमैक, ये बहुत सारे होते हैं। अगेन इसमें कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है, जिसको जो पसंद है वो इस्तेमाल करे। मैं ज्यादातर VS कोड इस्तेमाल करता हूँ, इससे पहले एटम इस्तेमाल करता था, एटम की सपोर्ट खत्म हो गई है तो अब एटम के यूजर्स भी विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गए हैं। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि जब भी अगर हमारे पास वेबसाइट पे कोई भी एरर आता है तो हमारे पास वेब पेज पे कुछ भी शो नहीं होता। हमारे पास जो चीजें शो होती हैं वो हमारे पास शो होती है डेवलपर कंसोल पे। इसके लिए हम यूज करते हैं, ये हमारा डेवलपर कंसोल आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास जो भी एरर्स होंगे वो इसके अंदर आ रहे होंगे। तो हमें ये देखने, अब अगेन देख, हर ब्राउजर के लिए अलग अलग, एक क्रूम का अलग है और फायरफॉक्स का अलग है। मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो दो ब्राउजर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है, आपकी फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। तो जिसका जो दिल चाहे वो यूज करे। मुझे काफी अरसे के बाद ये समझ में आया कि फॉक्स बेहतर है यूज करना। वो क्यों, वो हम इसी में काम करते हुए देख लेंगे क्यों बेहतर है। तो मैं बेसिकली फायरफॉक्स यूज करता हूँ। बाकी आप फायरफॉक्स, एज हो गया, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फायरफॉक्स और क्रोम यूज करने का क्या फायदा है, दोनों अलग अलग इंजन है जो हमने देखा था। इसमें स्पाइडर मंकी चल रहा है, उसमें V8 चल रहा है, तो हम कंपेटिबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए भी अक्सर औकात ये होता है लोग एक से ज्यादा ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। अगर आपने क्रोम पे चेक कर लिया तो आपको ब्रेव, एज हो गया, क्रोमियम हो गया, और आपका अल्लाह भला करे ओपरा ब्राउजर हो गया, इनको कोई टच करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारे सेम। सफारी में सिर्फ ये सफारी होता भी है, तो है। हाँ मैं सफारी पे आ रहा हूँ। सफारी सिर्फ मैक स्पेसिफिक है तो वो विंडोज पे इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, सफारी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सफारी के लिए आपको सेटिंग्स में जाके, एडवांस सेटिंग में जाके डेवलपर टूल्स को इनेबल करना पड़ता है, तब जाके आपके फिर ये डेवलपर टूल्स खुलते हैं। वो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होते, हमें इनेबल करना पड़ता है। ओके। कोई सवाल यहाँ तक अभी तक? ये जो टेबल में वैल्यूज लिखी हुई है 0.17, इसका क्या मतलब है? अभी इग्नोर करें, अभी इग्नोर करें, बस अभी आपको अभी तक कुछ नहीं पता इन चीज़ों का।